Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss in protozoans amoeba, and my topic of today is structure of amoeba. आज हम आप सभी के समक्ष अमीबा की स्ट्रक्चर यानी कि अमीबा की संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं। अमीबा का पूरा नेम है अमीबा प्रोटियस और आज हम आपको बताएंगे कि अमीबा प्रोटियस की क्या संरचना होती है, किस प्रकार से अमीबा प्रोटियस का स्ट्रक्चर बना होता है। जबकि ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकी होता है, फिर भी यूनिसेलुलर होने के बावजूद ये अपनी बॉडी को कैसे अपने लाइफ प्रोसेसेस को गवर्न करता है, आइए जानते हैं इस फिगर के माध्यम से, देखते हैं डिटेल से। आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा प्रोटियस की संरचना। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये अमीबा प्रोटियस का संरचना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा प्रोटियस। और सबसे पहले ये जो बाहरी लेयर होती है, ये जो आप इस तरह से पूरी इसकी संरचना बाहरी लेयर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जितना भी पूरा आउटर लेयर से घिरी हुई ये बॉडी संरचना है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स कोशिका झिल्ली, और ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस अमीबा की बॉडी की पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं और अमीबा प्रोटियस के बॉडी को मेंटेन करते हैं, मीन्स रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, कठोरता प्रोवाइड करते हैं। अब सेकंड, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो अंदर लाइनिंग बनी हुई है ऑरेंज कलर की, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। चूँकि दोस्तों एक्टो मीन्स होता है बाहरी या बाह्य, तो जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो बाहरी लेयर है इसे हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है ये मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के लेयर को। एंड जस्ट इनसाइड हियर, इसके अंदर एक्टोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये है एंडोप्लाज्म। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो जो संरचना अंदर पाई जाती है उसे हम एंडोप्लाज्म कहेंगे, और जो संरचना बाहरी लेयर है, मीन्स ये बाहरी जो है लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों मिलकर बनाते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है एक्टोप्लाज्म, सेकंड होता है एंडोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म मिलकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर ये जो येलोइश स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसके अंदर ये छोटे छोटे साइटोप्लाज्म की पूरी संरचना होती है और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये देखने में चिपचिपा होता है और जेली की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हमने आपको बताया एक्टोप्लाज्म। आप कभी भी अगर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में आपको कन्फ्यूजन हो तो एक्टो मीन्स होता है बाहरी और एंडो मीन्स होता है आंतरिक। मीन्स एक्टो मीन्स बाह्य, मीन्स बाहर का आउटर पोर्शन, एंडो मीन्स होता है इनर पोर्शन या आंतरिक लेयर। सो एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म मेंटेन द साइटोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म मिलकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है एक्टोप्लाज्म, सेकंड है एंडोप्लाज्म। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर देखिए सबसे मेन पोर्शन जो होता है इस अमीबा की बॉडी का वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है पूरी इसकी बॉडी की मेन चीज़ होती है, जो कि न्यूक्लियस अमीबा प्रोटियस का बेस तैयार करता है। अगर न्यूक्लियस ही न रहे तो इस अमीबा का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो
दोस्तों, हम आपको अमीबा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दें कि अगर अमीबा को आप बीच से कट कर दो, जैसे कि ये अमीबा की पूरी बॉडी है और आप अमीबा की इस बॉडी को अगर एकदम बीचों बीच कट करो, या तो आप इस तरह से कट करो या तो आप इस तरह से कट करो, अगर किसी भी दोनों ही तरीके से, ऐसे या ऐसे, दोनों ही तरीके से अगर आप इस अमीबा की बॉडी को बीच से कट करते हो, तो बीच से कट करने के बाद अगर न्यूक्लियस का पोर्शन अमीबा में आ जाएगा तो दो मीन्स ये ब्रेक हो जाएंगे, ये कट कर अलग हो जाएंगे और दोनों पार्ट जो है मिलकर नए अमीबा बॉडी का निर्माण कर लेंगे। तो यही चीज़ होता है इसमें अमीबा में रिप्रोडक्शन, मीन्स अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, मीन्स द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। और इसी प्रकार से अमीबा में दो लैंगिक डॉटर सेल्स जो 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो हमने ये कहा कि ये न्यूक्लियस के बारे में ये रोचक तथ्य है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि अगर अमीबा को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो आगे क्या इंसिडेंट होगा या क्या हैपनिंग होगी। तो अगर अमीबा को बीचों बीच चाहे ऐसे कट किया जाए, चाहे इस तरह से ऐसे कट किया जाए या फिर यहाँ से ऐसे कट किया जाए, अगर 2 भागों को जैसे अगर हम कहीं से भी कट कर दें और अमीबा में दोनों ही पार्ट में न्यूक्लियस का कुछ भी मात्रा आ जाता है, 1% भी अगर न्यूक्लियस की मात्रा आ जाती है, 1% भी अगर उसमें न्यूक्लियस आ जाता है, तो वो जो अमीबा डिवाइड हुआ है उससे नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा। अगर उसमें, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है, ये फैक्ट है कि अगर 2 भागों में आप डिवाइड करें और उसमें न्यूक्लियस का पोर्शन ना आए, जैसे कि आप यहाँ से डिवाइड कर दो तो इसमें न्यूक्लियस का पोर्शन नहीं आएगा, तो ये नए अमीबा का निर्माण नहीं कर पाएगा। और जैसे इधर से कट करो तो भी नहीं आएगा, इधर से कट करो तो भी नहीं आएगा। इसके लिए ये कंडीशंस है कि न्यूक्लियस को जैसे अमीबा के न्यूक्लियस से या तो बीचों बीच ऐसे कट करो या तो ऐसे कट करो या तो ऐसा कट करो कि 1 और 2% या कुछ भी मात्रा न्यूक्लियस की आ जाए, तो वो 2 अमीबा जो बटेंगे वो दोनों अमीबा जो हैं नए नए बॉडी का निर्माण कर लेंगे और जिससे इनमें बाइनरी फिजन के द्वारा 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं और अमीबा में बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों, आपने ये जान लिया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अमीबा की बॉडी में फूड वैक्यूल पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये स्ट्रक्चर जो है ये फूड वैक्यूल का है। यहाँ देखिए फूड वैक्यूल, ये सब जो स्ट्रक्चर है ये फूड वैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं। और अमीबा की बॉडी में फूड वैक्यूल जो होता है वो भोजन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है, मीन्स भोजन के डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और ये फूड वैक्यूल जो होता है भोजन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो आपने ये जाना कि फूड वैक्यूल्स भोजन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है, मीन्स फूड वैक्यूल भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। और जो भी पाचन की और एब्जॉर्प्शन में अवशोषण की जो भी क्रियाएं होती हैं कंप्लीट, वो जैसे कि बाहर से कोई अगर एक्सटर्नल फूड आएगा और यहाँ से इस स्यूडोपोडिया के माध्यम से अंदर एंट्री करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि फूड वैक्यूल के अंदर कैप्चरिंग हो जाती है उस प्रे या उस फूड मटेरियल की, और इस फूड वैक्यूल में आने के बाद भोजन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसी फूड वैक्यूल में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सब हैं क्रिस्टल्स। जो ये जितने भी ब्लू स्ट्रक्चर हैं ये सब हैं क्रिस्टल्स। तो जो यहाँ पे देखिए ये हैं क्रिस्टल्स। तो जो बॉडी जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, मीन्स जो फूड वैक्यूल के द्वारा बॉडी में नहीं पचा पाते, मीन्स अमीबा की बॉडी जो है जो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उन्हें क्रिस्टल के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में अपनी बॉडी में ऐसे छोड़ देती है और बाद में ये एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा ये क्रिस्टल्स बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि ये आउटर लेयर होता है एंड ये रिजिडिटी प्रदान करता है अमीबा की बॉडी को। और यहाँ पे देखिए ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल है,
ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है, आपको हम बता दें, अमीबा की बॉडी में दो प्रकार के वैक्यूल पाए जाते हैं। फर्स्ट पाए जाते हैं फूड वैक्यूल एंड सेकंड पाए जाते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो फर्स्ट जो फूड वैक्यूल होते हैं वो भोजन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और सेकंड जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संकुचनशील धानी या संकुचनशील रिक्तिका। ये जो होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, या जो भोजन में नहीं पच पाता है, मीन्स अमीबा की बॉडी में जो पच नहीं पाता है, उसको ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है बॉडी के बाहर कर देता है। और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बॉडी में आस्मो रेगुलेशन का भी कार्य करता है, मीन्स जल का नियंत्रण करता है। जो जल बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है, चूँकि ये बॉडी जो होती है अगर इसमें एक्स्ट्रा जल हो जाता है तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस के थ्रू उस वाटर को, एक्सेस वाटर को बॉडी के बाहर कर देता है। और मीन्स कैसे करता है, ये आस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू, और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस भी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बॉडी में संपन्न होता है। तो हमने दोस्तों आपको यहाँ पे इसके बाद एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म के बारे में भी बता दिया। और अब आते हैं स्यूडोपोडिया के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो अंगुली के अनुसार जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, मीन्स हमने आपको ये बताया कि ये लेयर जो बाहरी लेयर होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन ये जो अंगुली के अनुसार ऐसे निकले हुए हैं, मीन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो भी ऐसे बाहर की तरफ उभार है, ये जो होता है अमीबा की बॉडी में पाया जाता है, जो अमीबा की बॉडी को आकार और आकृति प्रदान करता है, मीन्स शेप और साइज प्रदान करता है अमीबा की बॉडी को, और इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। चूँकि दोस्तों यहाँ पे स्यूडो में पी साइलेंट होता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं स्यूडो, यस से पढ़ना चाहिए, लेकिन पी साइलेंट होने के कारण इसको हम पढ़ते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है झूठा, पोडिया या पोडा मीन्स होता है पैर। तो जिसके पास झूठे पैर होते हैं, मीन्स ये ऐसे पैर होते हैं ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए भोजन, कोई भोजन आया, कोई फूड पार्टिकल आया या अमीबा का कोई प्रे आया, तो उस भोजन को यहाँ से जो है अमीबा कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करने के बाद इस, जैसे यहाँ फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल में जाके पचाता है। तो जो भी इस अंगुली नुमा संरचना के द्वारा उस फूड को जैसे यहाँ कैप्चर करेगा, तो पहले ये संरचना नहीं बनी होती है, लेकिन जैसे ही फूड को कैप्चर करना होगा तो ये संरचना अचानक से ऐसे बन जाएगी। तो ये बॉडी को, मीन्स अमीबा की बॉडी को आकार या आकृति प्रदान करता है, शेप एंड साइज प्रदान करता है, और ये भोजन को पकड़ने के लिए, मीन्स भोजन के कैप्चरिंग के लिए ये स्यूडोपोडिया जिम्मेदार होते हैं, और ये बॉडी को मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों स्यूडोपोडिया मीन्स अमीबा की बॉडी में ये स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जो कि इसे कहते हैं झूठे पैर, या स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो झूठे पैर होते हैं, जो अचानक से इनका बॉडी में फॉर्मेशन हो जाता है और ये फूड को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं ये अपनी आकृति को फिर से मेंटेन कर लेते हैं। सो दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा के अंतर्गत आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में आगे के पॉइंट्स को पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।